आज हम गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे थर्ड ईयर के एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट पेपर सेकंड के 11 चैप्टर निर्णयन यानी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। इससे पहले हमने देखा था प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद हमने देखा था कॉर्पोरेट प्लानिंग या निगमीय नियोजन। तो डिसीजन मेकिंग हम प्लानिंग के बाद इसलिए लेते हैं क्योंकि प्लानिंग करते समय हमें निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है वो वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक या दो से ज़्यादा विकल्प अगर हमारे पास मौजूद होते हैं तो उसमें से हमें किसी एक का चयन करना पड़ता है, और वो चयन इस तरह का होना चाहिए जिससे कि हमारा नियोजन सफल हो सके या हमारा कार्य सफल हो सके। क्योंकि हर कार्य की सफलता का दारोमदार उसके निर्णयन पे होता है, और निर्णयन का कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाता है। निर्णयन हमारी दैनिक दिनचर्या का अंग है। कई बार हम कई चीज़ों के लिए निर्णय लेते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, या हमें क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना, घूमने जाना है या आराम करना है। मतलब दैनिक दिनचर्या में भी हमारा निर्णयन की प्रक्रिया होती रहती है। इसी प्रकार व्यावसायिक जगत में भी दिन प्रतिदिन के कार्य भी निर्णयन पे आधारित होते हैं, क्योंकि प्रबंधक को समय समय पर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, निर्णयन करना पड़ता है। निर्णयन की सबसे सामान्य परिभाषा अगर हम बात करें तो निर्णयन किसी क्रियाविधि के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना, यानी कुन एंड वियरिच के अनुसार निर्णय का वह कोर्स ऑफ एक्शन है या कार्यविधि है जिसमें हम विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हैं, यानी अर्थात ये चयन करने की प्रक्रिया है। एक और परिभाषा जो है वो है निर्णयन विकल्पों के जन्म एवं मूल्यांकन तथा उनमें से किसी एक चयन की प्रक्रिया है। यानी जब हम निर्णयन करते हैं तो कई विकल्पों में से किसी एक का चयन हम करते हैं। तो चयन करने की प्रक्रिया जो है सामान्यतः निर्णयन कहलाती है। फिर जो हम बात करते हैं, अगर हम सारी परिभाषाओं को एक मत कर दें तो हम ये कहेंगे निर्णयन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य को करने अथवा ना करने अथवा किसी समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प अथवा किन्हीं दो या अधिक उपलब्ध अवसरों में से किसी एक अवसर का चयन किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कार्य की क्रियाविधि को निश्चित किया जाता है, अनिश्चितता की स्थिति को निश्चित स्थिति में बदल दिया जाता है। या फिर संक्षेप में अगर हम इस पूरी परिभाषा को देखें तो किसी कार्य या समस्या के समाधान अथवा अवसर के दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयन करना ही निर्णयन है। यानी निर्णयन की परिभाषाओं को अगर हम सारी परिभाषाओं को देखें तो उनमें से अगर हमें उसको एक करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि निर्णयन जो है, सबसे पहली बात ये एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम सोच विचार कर हम कोई निर्णय लेते हैं। फिर किसी कार्य को करने या ना करने, किसी समस्या के समाधान के लिए दो या अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चयन करना, या जो बाज़ार में अवसर उपलब्ध हैं उन अवसरों में से किसी एक का चयन करना जो है, ये आपका निर्णयन कहलाता है। तो अगर छोटे रूप में देखा जाए तो किसी समस्या के समाधान या अवसर के दो या अधिक विकल्पों में से चयन करने की प्रक्रिया को हम निर्णयन कहते हैं। निर्णयन एवं निर्णय में अंतर की बात करें तो निर्णयन एवं निर्णय में अंतर ये है कि निर्णयन उसकी प्रक्रिया है और निर्णय उस प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है। जब हम विकल्पों में से चयन करके जब अंत में पहुंच जाते हैं, निर्णय कर लेते हैं, तो वो निर्णय कहलाता है, वो अंतिम बिंदु है। वो निर्णय से ही वचनबद्धता या कमिटमेंट या दायित्व उत्पन्न होता है। और निर्णयन एक प्रक्रिया है जिसके ज़रिए हम निर्णय तक पहुंचते हैं। निर्णयन की विशेषताएं एवं प्रकृति की बात करें, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं निर्णयन एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, खोज एवं चयन का प्रोसेस है, बौद्धिक एवं विवेकपूर्ण तर्कपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि हम हर कार्य के लिए चयन करने के लिए हम उसको विवेकपूर्ण और तर्कपूर्ण प्रक्रिया से गुजरते हैं। फिर मानवीय एवं सामाजिक प्रक्रिया है,
क्योंकि इसमें केवल बौद्धिक तर्क ही काम नहीं आता, कई बार हम सामाजिक मूल्यों और अंतरात्मा की आवाज़ को भी ध्यान में देते हैं। निर्णय मानवीय विवेक, ज्ञान और निर्णय की आवश्यक पहल है, हम ये भी मानते हैं। फिर आता है आपका कि निर्णय जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, निर्णय की क्या महत्व है। निर्णय जो है प्रबंध के कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब भी हम निर्णय करते जब भी कोई प्रबंधकीय कार्य करता है, प्रबंधक के द्वारा ही निर्णय की प्रक्रिया बार बार की जाती है, क्योंकि प्रशासन मूलतः एक निर्णय प्रक्रिया है, क्योंकि हर बार उसको चयन करना पड़ता है। हर बार निर्णय लेते समय आपको चयन करना पड़ता है कि हम कौन सा कार्य करें, कौन सा ना करें, किस कार्य को ज़्यादा सावधानी से करना है, किसको कैसे करना है, ये सारी बातें उसके अंतर्गत हमें सोचनी पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं निर्णय एवं प्रबंध समानार्थक हैं, यानी दोनों एक दूसरे से के समान ही हम कह लें। अगर प्रबंध है तो निर्णय भी होगा। इसको हम और प्रभावकारी रूप से करें तो ये प्लानिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है, क्योंकि प्लानिंग में हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, उनमें से हमें किसी एक को चयन करना पड़ता है। सुदृढ़ संगठन संरचना करने में हमें सहायक होता है कि कौन सा कार्य किसको दिया जाए, कौन किस कार्य में दक्ष है, किसके द्वारा वो कार्य किया जाएगा, कौन कौन से विभागों में उसको विभाजित किया जाए, केंद्रीकरण रखा जाए या ना रखा जाए। निर्देशन में सफलता के लिए भी ज़रूरी है, यानी कर्मचारियों को नेतृत्व करने के लिए, संप्रेषण के लिए, अभिप्रेरणा देने के लिए हमें समय समय पर ये कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, हमें इसका चयन समय समय पर करना पड़ता है। या फिर प्रभावकारी नियंत्रण के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम नियंत्रण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे अधीनस्थ कार्यों का सही प्रकार से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर उनसे सही नहीं किया जा रहा तो हमें सुधार करना पड़ेगा। सुधार करने के लिए अगर हमारे पास विकल्प हैं तो उनमें से हमें चयन करना पड़ेगा। इसी तरह दूसरा आता है कि संपूर्ण संस्था की सफलता के लिए भी निर्णय आवश्यक है, क्योंकि पूरी संस्था जो है वो निर्णय पर टिकी होती है कि हमें ये कार्य करना है अथवा नहीं करना है, हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है अथवा नहीं करना है, ये प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, हमें ये बात को निर्णय लेना पड़ता है। एक अच्छे एवं यथा समय लिए गए निर्णय से संस्था को सफलता प्रदान होती है, और वहीं अगर निर्णय में देरी हो जाती है तो संपूर्ण संस्था की बर्बादी का कारण भी वह बन सकता है। इसी से समस्याओं के निवारण के लिए भी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स जो है हमें निर्णय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि हर समस्या का कई समाधान हो सकते हैं, हर समस्या के कई विकल्प हो सकते हैं। तो हम उन कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना ही जो है समस्याओं को सही निवारण देगा, या समस्या सही प्रभावकारी ढंग से उसको ठीक किया जा सकता है। प्रबंधकों के मूल्यांकन के लिए हम कह सकते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजर्स, यानी प्रायः ये माना जाता है कि अच्छे प्रबंधकों के निर्णय अच्छे ही होते हैं। वास्तव में प्रबंधकों के निर्णय ही उन्हें अच्छा एवं बुरा बना सकते हैं। एक सफल प्रबंधक वह होता है जिसके निर्णय जो है वह हर बार सटीक होते हैं और हर बार जो है संस्था की सफलता का कारण बनते हैं। अर्थात प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों की किस्म उनकी प्रभावशीलता तथा संगठन की उपयोगिता का माप माना जाता है। फिर आता है जोखिम को सीमित करने के लिए। हम जोखिम को सीमित करने की बात करते हैं, तो जोखिम को सीमित करने के लिए भी हमें सही निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, विवेकपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम जोखिम का सामना आसानी से कर सकें, जोखिम को कम कर सकें। फिर आता है संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग फॉर द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी इसके लिए भी, चाहे हमारी संस्था के भौतिक, वित्तीय या मानवीय संसाधन हो, उन सभी संसाधनों का प्रभावकारी यूज़ करने के लिए हमें अच्छे एवं सुदृढ़ निर्णयों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारे संसाधनों का अपव्यय ना हो, रिसाव ना हो, और जो है अनुकूलतम वृद्धि की जा सके। फिर आता है संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी टू अचीव इंटरनेशनल गोल। संस्था के संसाधनों का कुशल उपयोग करने के लिए, संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है प्रबंधकों के अस्तित्व का प्रमाण, द
मार्क्स ऑफ एक्सीलेंस ऑफ निर्णयन प्रबंधक के अस्तित्व का प्रमाण है। यानी अगर प्रबंध सफल होता है या नहीं होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी निर्णयन की क्षमता कैसी है। फिर आता है जो नेक्स्ट हेडिंग हम इसमें मानते हैं, वे अच्छे निर्णयों की आवश्यकता, एसेंशियल ऑफ साउंड डिसीजन, या फिर निर्णयन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। यानी जब हम निर्णय करते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा निर्णय जो है वह सही हो, हम सही निर्णय पर पहुंच सकें। सबसे पहला जो है आता है वह अधिकारों के अंतर्गत। जो हमारी एक अच्छा और प्रभावकारी निर्णय जो है वह तब होता है जब वो हमारी सीमा के, हमारे अधिकारों के अंतर्गत है। अगर हम सीमा के बाहर या उस अनावश्यक निर्णय लेते हैं प्रबंधक के द्वारा जो हमारी अथॉरिटी में नहीं है, तो हम उसको लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे अथॉरिटी में नहीं है। तो सबसे पहली बात, हम वही निर्णय ले सकते हैं जो हमारे अधिकारों के अंतर्गत आता है। दूसरा आता है निर्णय अधिकारों का प्रत्यायोजन, यानी निर्णय अधिकारों का प्रत्यायोजन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी निर्णय तभी प्रभावकारी होता है जबकि उच्च प्रबंधक जो है वह अपने अधीनस्थों को निर्णय के अधिकार का प्रत्यायोजन भी करता है। यानी जो हमने निर्णय लिया है, जब हम अधीनस्थों पे उसको लागू करते हैं तो अधीनस्थों को हम जो कार्य देते हैं तो उसके साथ भी हमें उनको निर्णय करने का अधिकार भी देना पड़ता है। उसी तरह नेक्स्ट आता है उद्देश्यात्मक, पर्पसफुल। अच्छे निर्णय सदैव उद्देश्य को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। अगर उद्देश्य नहीं है निर्णय के पीछे तो उसमें निर्णय जो है वह सही नहीं होगा, या संस्था के उद्देश्यों से मेल खाता निर्णय नहीं होगा तो संस्था की उन्नति में योगदान नहीं देगा। फिर आता है मितव्ययी होना, यानी इकोनॉमिकल होना चाहिए। निर्णय हमेशा इकोनॉमिकल, ये नहीं कि एक निर्णय जो है अगर इकोनॉमिकल नहीं है, मितव्ययी नहीं है, तो वह निर्णय जो है संस्था की प्रगति या उसकी लागत को ठेस पहुंचा सकता है, उसकी लागत पे ज़्यादा भार दे सकता है। इसलिए निर्णय जो है इकोनॉमिकल होना भी ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आता है स्वीकृति योग्य। निर्णय तभी अच्छा माना जाता है जब उसको क्रियान्वित करने वालों की स्वीकृति भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम जो निर्णय प्रबंधक लेता है वो क्रियान्वित किसके द्वारा जाता है, उसके अधीनस्थों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो जब अधीनस्थों के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तो उनके द्वारा वह स्वीकृत होना भी ज़रूरी है। अगर वह उसकी स्वीकृति नहीं देते हैं कि भाई वो मानते हैं कि ये निर्णय सही नहीं है, तो उसका क्रियान्वयन भी सही नहीं होगा। फिर आता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होना चाहिए। निर्णय व्यवहारिक होगा, यानी निर्णय सैद्धांतिक है, तकनीक की दृष्टि से अच्छे हैं, तो वह व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करना भी आसान होगा। निर्णय की श्रेष्ठता का लाभ तभी मिलता है जब उसका क्रियान्वयन सही प्रकार से किया जा सके, और निर्णय व्यवहारिक हो, उसको जब क्रियान्वित किया जा सके तो आसानी से क्रियान्वित किया जा सके, तभी वह व्यवहारिक माना जाएगा। फिर आता है वैधानिक, लीगल। हमेशा अच्छा निर्णय क्रियान्वयन योग्य होता है और वैधानिक सीमाओं के अंतर्गत होता है, यानी कानूनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जाता। क्योंकि अगर हम वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रख के निर्णय नहीं लेंगे तो वह आगे चल के लागू करना भी उतना ही कठिन होगा और उसके कई सारे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। फिर आता है पूर्ण एवं व्यापक, कंप्लीट एवं कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। एक अच्छे निर्णय में हर पक्ष को ध्यान में रखकर, प्रत्येक तत्व को ध्यान में रखकर पूर्ण और व्यापक निर्णय लिया जाता है। हर पक्ष को ध्यान में रखा जाता है और हर क्षेत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी गणना, संभावित प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है और फिर निर्णय लिया जाता है। फिर ये समाज उन्मुखी यानी सोशल ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा निर्णय जो है वह आवश्यक है और साथ ही वे समाज के लिए संवेदनशील होना भी ज़रूरी है, क्योंकि निर्णय समाज के हितों की पूर्ति को ध्यान में रखकर भी किया जाना चाहिए। यानी कोई भी संस्था जब अपने निर्णय लेती है तो वो यह भी ध्यान में रखती है कि उसके निर्णय का समाज के ऊपर कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इसीलिए उसको समाज उन्मुखी भी रखना पड़ता है। फिर आता है एथिकल, नैतिक होना चाहिए। एक अच्छा निर्णय जो है वही माना जाता है जो नैतिक मूल्यों के अनुरूप होता है।
यानी संस्था के नीति शास्त्र के अनुसार उसको बनाया जाता है, तब हम कहेंगे कि वह एक अच्छा निर्णय है। तो इस पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट देखा निर्णयन का। इसमें हमने ये देखा कि जो भी हम निर्णय लेते हैं वह निर्णय की परिभाषा क्या है, डिसीजन मेकिंग की परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और एक अच्छे निर्णय में ध्यान देने योग्य बातें क्या है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी प्रक्रिया और वो देखेंगे कि सीमाएं क्या हैं, लेकिन इन 3 पार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही। थैंक यू।